सभी को नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा पिछला वीडियो रोचक और कुछ मायनों में मददगार लगा होगा। हम स्थिति को बहुत करीब से देख रहे हैं और हमने ये महसूस किया कि कुछ जरूरी मुद्दों पर हमें अपने विचार आपके साथ साझा करने चाहिए। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, हर तरफ एक कर्व की बात चल रही है जिससे भारत की तुलना अलग अलग देशों की स्थिति से की जा रही है। जहां कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं कई तरह के सवाल भी आ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि ये कर्व है क्या। ये कर्व एक टाइम पीरियड में नए रिपोर्टेड केसेस की अनुमानित संख्या को दर्शाता है। पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो यह है कि इस महामारी जैसे मामले में हमारे पास आमतौर पर एक घंटी के आकार यानी बेल शेप्ड का कर्व होता है। इसमें एक पीक यानी सर्वाधिक मामले और एक प्रारंभिक विधि यानी इनिशियल राइज होती है, जिसके बाद फिर एक ग्रेजुअल कमी आती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शुरू में मामलों की संख्या बढ़ती है और फिर एक पॉइंट के बाद रिपोर्ट किए जाने वाले मामलों की संख्या में कमी होने लगती है। ये कर्व दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, जिसमें एक तीव्र यानी स्टीप ग्रोथ होता है और संक्रमितों की संख्या बहुत तेज होती है। दूसरे केस में एक बहुत ही फ्लैट सा कर्व होता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है। पीक की ओर एक सडन ग्रोथ दर्शाता है कि हम इटली के जैसे संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर बहुत सारे लोग एक ही बार में संक्रमित हो जाते हैं तो लोगों की जान बचाना बहुत कठिन हो जाता है। वही एक फ्लैट कर्व यह दर्शाता है कि हमने इन्फेक्शन को तेजी से फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए, जैसे कि भारत में लॉकडाउन लागू किया गया और कुछ जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। उदाहरण के तौर पर हम 1918 के महामारी स्पेनिश फ्लू में सेंट लुइस के क्वारंटाइन मेजर्स फॉलो करने पर और फिलाडेल्फिया के ऐसा ना करने से दोनों जगहों की मृत्यु दर के माध्यम को कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सेंट लुइस कर्व को फ्लैट करने में कामयाब रहा था। अब आपके स्क्रीन पर भारत के कोरोना केसेस के डाटा से बनाया गया एक कर्व है। शायद आप इस ग्राफ से ये समझ पा रहे होंगे कि इंडिया ने अगर लॉकडाउन जैसे उपाय नहीं किए होते तो वायरस स्प्रेड और तेजी से हुआ होता इंडिया में। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि भारत इन उपायों को अपनाने में सफल रहा है, जिसने ग्रोथ कर्व को फ्लैट करने में मदद की है। इस ग्राफ के और भी पहलू हैं जो कई सवाल खड़ा करते हैं, जैसे कि क्या अब हम इन्फेक्शन स्प्रेड कर्व के पीक पे पहुंच चुके हैं, क्या अब हम डिक्लाइनिंग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। यह बहुत ही पेचीदा सवाल है। सुप्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर टी जैकब्सन के अनुसार जब तक हम इन्फेक्शन कर्व की पीक को क्रॉस नहीं कर लेते तब तक यह कह पाना मुश्किल है कि हम पीक पर पहुंच चुके हैं अथवा नहीं। आइए एक सरल ग्राफ देखते हैं जिसमें भारत के डिफरेंट स्टेट्स में डेली रिपोर्ट होने वाले नंबर ऑफ केसेस को दर्शाया गया है। क्या आप इस ग्राफ को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डेट से डेली रिपोर्टेड केसेस कम होने लगे हैं? शायद नहीं। इन सभी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया द्वारा किए गए उपायों से कर्व को फ्लैट करने में मदद मिली है। इसका श्रेय सरकार और फ्रंटलाइन स्टाफ को जाता है, जो दिन रात नियमों को फॉलो करवाने और मरीजों के इलाज में तत्पर है। इसका श्रेय तमाम भारतीयों को भी जाता है जो इस लॉकडाउन को सफलता बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। परंतु अभी ये कह पाना कि हम पीक पहुंच चुके हैं, ये संभव नहीं है। इसके लिए हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कर्व फ्लैटन होने के इशू का एक ट्रिकी पार्ट है जिसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप देखें, ग्राफ डेली रिपोर्ट किए जाने वाले पॉजिटिव केसेस पे बेस्ड है, लेकिन आप पॉजिटिव केस रिपोर्ट करते कैसे हैं? क्या ये केवल तभी जब आप संदिग्ध व्यक्ति का टेस्ट करते हैं? लेकिन हम यहाँ दोनों व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिनमें लक्षण पाए गए अथवा नहीं पाए गए। इसलिए पॉजिटिव केसेस के सही आंकड़ों का अंदाजा लगाने के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट करने होंगे। भारत में एक पॉजिटिव केस के लिए 24 लोगों का टेस्ट करना होता है, वहीं जापान में 11 लोगों का, जबकि इटली और ब्रिटेन में करीब 5 लोगों का टेस्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि हम प्रति 1000 लोगों पर किए जा रहे परीक्षणों की संख्या के मामले में अन्य देशों के साथ कहां खड़े हैं। आपके स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखाया जा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जब संसाधन काफी मात्रा में मौजूद न हो तो हर संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति का टेस्ट संभव नहीं है,
तो एक नियम बनाया गया है। इस तरह से हम अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। बेशक ये अन्य विकासशील और विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, लेकिन एक आत्मनिर्भर देश के रूप में हम अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत जैसे बड़े देश में डॉक्टर की संख्या बहुत ही कम है। WHO के आंकड़े के अनुसार प्रति 1000 व्यक्ति पर भारत में 0.8 से भी कम डॉक्टर्स मौजूद हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस में यही 3 गुना से ज्यादा है। इस प्रकार यह पूरी तरह से आवश्यक है कि हम अपने सभी संसाधनों का उपयोग बहुत समझदारी से करें, चाहे वो डॉक्टर हो या अन्य दूसरे संसाधन। इस सब के बावजूद हम सरकार को हमेशा दोषी ठहराते हैं, पर क्या ये सही है? ये लड़ाई हम सबकी है और हम सब इसमें साथ हैं। चलो उम्मीद करते हैं कि स्थिति में बहुत जल्दी सुधार हो और तब तक हम अपने घरों में सुरक्षित रहें। इससे पहले कि हम विदा लें, हम एक और बात आपके सामने रखना चाहेंगे और हमें लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें अभी के अभी विचार करने की जरूरत है। महामारी में इस तरह की बीमारी के डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग में डिजीज का मौजूद होना। यदि ऐसे लोग कंटेंट हैं और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जाता है तो आगे का प्रसार रोक सकते हैं। यदि हम स्टेज 1 में फेल हो जाते हैं तो हम स्टेज 2 में चले जाते हैं। स्टेज 2 लोकल ट्रांसमिशन यानी स्थानीय प्रसारण है। ये वो स्टेज है जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री वाले इन्फेक्टेड लोगों के माध्यम से इन्फेक्शन परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और नजदीकी दोस्तों में फैलता है। इस सिचुएशन में ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों को चिन्हित करके आइसोलेट किया जाना चाहिए। इसके बाद स्टेज 3 यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सांप्रदायिक प्रसारण आता है। ऐसे स्टेज में संक्रमण पब्लिकली फैलता है। ऐसे केसेस में इन्फेक्शन का एक स्रोत का पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि भारत ने अभी ये स्पष्ट कर दिया है कि हम अभी स्टेज 3 में नहीं पहुंचे हैं, फिर भी हमने कम्युनिटी ट्रांसमिशन जैसे स्थिति में लिए जाने वाले कड़े कदम जैसे लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन्स इत्यादि अभी से ही लागू कर दिए हैं। स्टेज 4 इसके बाद आता है जिसमें कि कोई रोग एक देश में महामारी का रूप ले लेती है, जैसा कि हमें पिछले दिनों में इटली, स्पेन और चीन में देखने को मिला था, जहां इसकी वजह से कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी संक्रमण की खबरें आई और उनकी वजह से बहुत सारी मौतें भी दर्ज की गई। गौरतलब हो कि यूएस में कम्युनियल ट्रांसमिशन 26 फरवरी तो वही ऑस्ट्रेलिया में 2 मार्च को रिपोर्ट की गई थी। यूके और इंडोनेशिया में भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की पुष्टि हो चुकी है। भारत के स्टेज 3 में होने पे संशय जरूर है, परंतु मौजूदा हालात कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। चूंकि हम अभी तक लॉकडाउन में थे, इसीलिए हमने कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं की है और अभी तक कोरोना का कोई इलाज या वैक्सीन नहीं ढूंढा जा सका है। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही है कि रिकवर्ड पेशेंट्स फिर से इस वायरस की चपेट में आ जा रहे हैं। मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर इयान लिप्किन ये कंफर्म करते हैं कि फिलहाल ऐसा कोई डाटा नहीं है जो ये अश्योर करता हो कि एक रिकवर्ड पेशेंट में कोरोना के लक्षण दोबारा नहीं आ सकते। साइंटिस्ट ऐसा मानकर काम कर रहे हैं कि अगर आप एक बार इस वायरस से उभर चुके हैं तो आपका शरीर इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा। परंतु ये मजह एक अजम्पशन यानी अनुमान है। कई जगहों पर अब पार्शियल रूप में लॉकडाउन हटा दिया गया है, लेकिन हमें ये बात याद रखना है कि कोरोना वायरस अब भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इसलिए हमें बेसिक रूल्स जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, समय समय पर हाथ धोना, मास्क पहनना, सिर्फ जरूरी यात्राएं करना आदि फॉलो करना होगा। अगर आपको याद हो तो सेंट लुइस और फिलाडेल्फिया के 1918 के महामारी केस का जिक्र हमने वीडियो में पहले किया था। सेंट लुइस ने नंबर ऑफ केसेस के कम होने पर सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म कर दिया था, जिससे डेथ रेट अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया था, जिसकी वजह से सिटी को फिर से लॉकडाउन करना पड़ा। हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें सरकार के इस पहल में पूरा योगदान देना है और यह इंश्योर करना है कि जल्द से जल्द रेड जोन और ऑरेंज जोन जल्दी से ग्रीन जोन में तब्दील हो जाए। इन सब बातों से हम ये कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन 3 मई या 17 मई जब भी खुले, हमें बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। अभी जब तक इस वायरस का कोई इलाज या वैक्सीन नहीं मिल जाता है,
हमें सारे बेसिक रूल्स फॉलो करते हुए ही इसे नया नॉर्मल लाइफ बनाने की जरूरत है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सावधान और सतर्क रहें। यह मुश्किल की घड़ी है और ऐसे परिस्थिति में कुछ भी करने से पहले जरूर सोचें। अगर आपके पास कोरोना से संबंधित कोई और सवाल हैं तो हमसे संपर्क करें। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।